तो आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो पेपर आया था टेस्ट पेपर, उसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for first, reproduction, second, growth and movement, third, responsiveness to touch, and fourth, interaction with environment and progressive evolution। तो यहाँ पे अगर हम लोग से पूछ रहा है कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कैसे नॉन लिविंग थिंग से अलग है, मतलब उनके में क्या एबिलिटी है कि वो उनको नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाता है। तो हम रिप्रोडक्शन यहाँ पे इसलिए नहीं कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि म्यूल हुआ या कुछ स्टेराइल एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को हम इस क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते हैं। कॉन्शियसनेस विल बी द करेक्ट आंसर और यहाँ पे बेटर आंसर जो होगा वो कॉन्शियसनेस होगा। इसीलिए हम 46 का आंसर करते हैं डी, दैट इज इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, दैट इज 46 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, biological organization starts with atomic level, cellular level, organismic level या सब microscopic molecular level। Answer will be सब microscopic molecular level, क्योंकि यहाँ पे जो सब microscopic है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बनाने से पहले हम लोग इसका निमोनिक समझ लेते हैं। CHNOPS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उसके साथ और दो कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो फास्फोरस एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर, तो इसमें इन्वॉल्व होंगे फास्फोरस एंड सल्फर, इसीलिए इसका आंसर हो गया 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, which of the following represent maximum number of species among global diversity। ठीक है, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में अगर सबसे ज्यादा किसी का रिच स्पीशीज या सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर किसी का स्पीशीज है तो वह है फंगी का। तो आंसर होगा 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following have the highest number of species in nature। तो इंसेक्टा हम लोग कहेंगे उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज है। ठीक है, तो इंसेक्टा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्लास है इंसेक्टा उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया इंसेक्टा 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, 51 पे आते हैं। Which of the following represent order of horse। सी, इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है ऑर्डर ऑफ हॉर्स बताना है, तो हॉर्स का किंगडम पता ही है, एनिमेलिया होगा। तो हॉर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फेरस इसका स्पीशीज हो गया, इक्विडी इसका फैमिली हो गया, केबारस इसका सब स्पीशीज है, तो बच क्या गया, दैट इज ऑप्शन बी जो होगा वो इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, डेक्टाइलिया 51 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, study the four statements A to D given below and select the two correct ones out of them। First, definition of biological species was given by Ernest Mayr। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन प्राइज ऑफ बायोलॉजी दिया गया था। ये एनसीईआरटी के सबसे पहले चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है रिगार्डिंग अर्नेस्ट मेयर। तो हम कहते हैं कि दे आर अवॉर्डेड, ही वाज अवॉर्डेड बाय ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय ई मेयर या अर्नेस्ट मेयर। नेक्स्ट, photoperiod does not affect reproduction in plant। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट affects reproduction in plant।
फिर कह रहा है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। ये तो पूरी तरीके से गलत है। लीनियर्स जो थे वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। सही बात है, एक बैक्टीरिया का ग्रोथ ही उसका रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, करेक्ट आंसर है ए, 52 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इसमें हम लोगों को बताना है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो आंसर विल बी, करेक्ट आंसर इज सी, मतलब ए का 3 फैमिली, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो क्वेश्चन नंबर 53 आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। nomenclature is governed by certain universal nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? जो गलत दिया हुआ बेसिकली। तो कह रहे हैं names are written in Latin and are italicized, सही है। Biological names can be written in any language, गलत है। When written by hand, the names are to be underlined. The first word in biological name represent the genus name and the second का species होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो गलत स्टेटमेंट है वो 54 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। Vascularization in plant means, vascularization in plant means, पहला formation of procambium। अच्छा, procambium कल पढ़े थे प्राइमरी मेरिस्टम। तो formation of procambium followed by formation of primary vascular bundle, यही होता है vascularization। तो आंसर होगा 55 का ए कि formation of procambium, जिसके बाद क्या चीज बनेगा, procambium से बनेगा, तो हम लोग कहेंगे vascular bundle। तो 55 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 पे आते हैं। सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ क्वेश्चन है। द हीलिंग ऑफ वुंड इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये हम लोग को याद रखें क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक फंक्शन भी है कि गर्भ के साथ साथ ये हीलिंग ऑफ वुंड करने में भी मदद करता है। तो आंसर होगा हीलिंग ऑफ वुंड जो है वो बाय द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम हील होता है। ठीक है, तो 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57। Vascular cambium of root is an example। See, अगर क्वेश्चन ये पूछता इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम तो हम कह सकते थे कि प्राइमरी मेरिस्टेम है, बट कह रहा है वैस्कुलर कैम्बियम जो किससे बना हुआ है, इंट्रा एंड इंटरवेसिकुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और एक चीज वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट कह रहा है तो वो कहाँ से आया? कल कंजंक्टिवा टिश्यूज पढ़े थे जो कि एक पैरेंकाइमा था। अब ये परमानेंट बदलेगा मेरिस्टेमेटिक में, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो 57 का हो गया सी, क्योंकि यहाँ पे एक परमानेंट मेरिस्टेमेटिक में बदल रहा है रूट में, वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट। नेक्स्ट phylogenetic system of classification is based on, phylogenetic का टर्म का मतलब समझे थे, that is evolutionary। ठीक है, तो क्या कहेंगे? evolutionary relationship। तो phylogenetic system of classification is based on evolutionary relationship। 58 का डी। क्वेश्चन नंबर 59। 59 the label of herbarium sheet does not carry information on, ये पूरा बुक का लाइन है। लोकल नेम होना चाहिए, डेट ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, नेम ऑफ कलेक्टर होना चाहिए, बट टाइप ऑफ प्लांट नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है which one of the following is not a correct statement? Key is a taxonomic aid for identification of specimens, सही है। Botanical gardens have collection of living plants for references. A museum has collection of photographs of plants and animals, and herbarium houses drive, press and preserve plant specimens। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें? मतलब करेक्ट आंसर इसका है सी, that is museum। Museum has collection of photographs of plants and animals। तो 60 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अब ये इमेज एनसीईआरटी के बुक का है, और अगर देखेंगे एनसीईआरटी की बुक पर द लिविंग वर्ल्ड में पहला ही मतलब लिविंग वर्ल्ड में ये डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम के नीचे दिया हुआ है हर्बेरियम, और ये हर्बेरियम क्या स्टोर करके रखता है? तो प्लांट स्पेसिमेन के कुछ स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये सॉरी
ये जो इमेज है वो इमेज है नॉट हर्बेरियम, ये इमेज हम लोग कहेंगे दिस इमेज इज ऑफ हर्बेरियम, करेक्ट। 51 का बी, 51 बी। तो ये जो इमेज दिया हुआ है ये किस टेक्सोनॉमिकल एज का इमेज दिया हुआ है, दिस इज ऑफ हर्बेरियम बी, ठीक है। तो 61 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 62 कल भी याद किए थे हम लोग, इसका निमोनिक डंकिंग पिंटू कैन ऑर्डर फ्रॉम गोदरी स्टेशन। तो उस हिसाब से चलते हैं, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। तो 62 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 62 का हो गया सी। अब ये इमेज एनसीईआरटी के बुक में ही दिया हुआ है, ये इमेज अर्नेस्ट मेयर का है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल क्राउन प्राइज ऑफ बायोलॉजी। एंड जो स्पीशीज थे, स्पीशीज के बारे में या स्पीशीज, ये वाला स्टेटमेंट अभी हम लोग पढ़े, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 63 सी। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। 64 बताने का नहीं है, पूरा दिया हुआ है बुक में, फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस क्या होगा ये हम रिलेट कर सकते हैं, लाइक ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। Which of the following is a defining characteristic of living organism? बताया अभी, growth, reproduction, ability to make sound या response to external stimuli। तो करेक्ट होगा response to external stimuli, that is consciousness। तो 65 का डी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। Which of the following facilitates opening of stomata aperture? तो पढ़ेंगे हम लोग कि स्टोमाटा में जो मायोफिब्रिल्स रहते हैं वो रेडियली अरेंज रहते हैं। जो ये अगर सपोज दिस इज स्टोमाटा गार्ड सेल, इसमें जो मायोफिब्रिल्स होंगे वो इस तरीके से रेडियली अरेंज रहते हैं, जो स्टोमाटा को के ओपनिंग में हेल्प करते हैं। तो रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन दी सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। फिर से देख लेते हैं कि कौन मदद करता है, तो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स स्टोमाटा के ओपनिंग में हेल्प करते हैं। तो 66 का हो गया डी। नेक्स्ट 67। क्वेश्चन नंबर 67। Which of the following is made up of dead cells? Definitely dead cells से जो बना है वो है फेलम, दैट इज बी। 67 का बी। कॉज सुबेरिन का डिपोजिशन होने लगता है। नेक्स्ट 68। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ट रूट। कल पढ़े थे हार्ट रूट नॉन फंक्शनल रोड होता है, इसमें टायरोसिस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या इसके फंक्शन से गलत बता रहा है, वो ये बता रहा है कि कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इससे एफिशिएंटली, तो ये गलत होगा। 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 69 कह रहा है कि कंपेनियन सेल्स associated with सीव ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म। हम लोग पता है कंपेनियन सेल्स अगर पूछता है या आर्जुमिनस सेल्स पूछता तो हम लोग कहते हैं सीव सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, पर क्वेश्चन है कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगर सीव सेल्स पूछे तो हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे सी। 69 का सी। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। 70। तो 70 है cells of parenchyma are characterized by the presence of thin uniform cell wall, ठीक है। तो यूनिफॉर्म थिकनेस होता है इसमें और थिन सेल वॉल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ए। cells of parenchyma are characterized by the presence of uniform thickness, more thick corner होता है तो parenchyma होता है, लिग्निफिकेशन हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि parenchyma। तो क्या होगा यहाँ पे 70 का ए। 71। Capillary strips are present on which wall of the endodermal cells? कल पढ़े थे एंडोडर्मल सेल्स इस तरीके से बताए थे कि एंडोडर्मल सेल्स इसका दो वॉल पढ़े थे, एक था रेडियल एक था टेंजेंशियल। ऊपर वाला रेडियल, ये था ट्रांसवर्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल। मतलब ये टेंजेंशियल हुआ, ये रेडियल हुआ, तो लाइक रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे एंडोडर्मल रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल से कैपिलरी स्ट्रिप देखने को हम लोगों को मिलता है। तो आंसर होगा सी। 71 का सी। क्वेश्चन नंबर 72। 72 पे आते हैं। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ
root cap, maturation, elongation, meristematic activity. Answer is maturation. 72 का B. Question number 73. The balloon-shaped structure called xylopsis originates in the lumen of vessels, characterize the sapwood arc extension of xylem parenchyma cells into vessels are linked to effect of sap through xylem vessels. कल हम लोग पढ़े थे कि अगर टाइलोसिस के बारे में बात करते हैं और ये अगर अपना वेसल्स है, इसके बाजू में अगर सपोज ये पैरेंकाइमा है, तो इस पैरेंकाइमा का एक्सटेंशन होगा, इस आउटग्रोथ को हम कहेंगे टाइलोसिस, जिसके कारण धीरे धीरे करके यहाँ पे चीजें डिपॉजिट होने लगती है, लाइक ऑयल, रेजिन्स, वेस्ट मटीरियल यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और ये वुड धीरे धीरे बिकम नॉन फंक्शन, ये वेसल धीरे धीरे बिकम नॉन फंक्शन. तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 73 का C. क्वेश्चन नंबर 74. इन वैस्कुलर बंडल प्रोटोजाइलम पेरीसाइकिल की तरफ है एंड मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है. तो ये कंडीशन कहलाता है एग्जैक्ट. अगर उल्टा होता प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, तो एंडार्ट कहलाता. तो यहाँ पे आंसर होगा एग्जैक्ट. क्यों? क्योंकि प्रोटोजाइलम पेरीसाइकिल की तरफ है, प्रोटोजाइलम पेरीसाइकिल बाहर की तरफ है और फिर की तरफ अपना क्या है, मेटाजाइलम. तो आंसर होगा 74 का D. क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं. All tissues on the inner side of the endodermis in a dipod root constitute stellar region कहलाता है. ठीक है, जिसमें वैस्कुलर बंडल पेरीसाइकिल 6 इन्वॉल्व होता है. तो B स्टेले 75 का B. क्वेश्चन नंबर 76. Read the different components from 1 to 4 in the list given below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dipod stem. तो सबसे पहले आएगा phloem, फिर उसके बाद आएगा secondary cortex, उसके बाद आएगा secondary phloem और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं wood, that is xylem element. तो 76 का हो गया B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं. 77 अब नीचे तो 76 का आंसर फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं. 76 का आंसर है B, बैड. ठीक है, 77 पे आते हैं. A major characteristic of the monocot root is the presence of monocot root के बारे में बात कर रहा है. तो इसके में वैस्कुलेशन सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है और याद होता है और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी ग्रोथ उसमें होता ही नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन वैस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल नहीं, ये सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है. वैस्कुलेशन विदाउट कैरियर पॉलीआर्क अरेंजमेंट होता है. ठीक है, इसलिए 77 का आंसर हो गया C फॉर कैट. C 77 का C. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 78. क्वेश्चन नंबर 78. Vascular bundle in monocotyledons are considered closed because क्यों क्लोज होता है, पढ़े थे हम लोग. वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बनाएं, ये फॉर एग्जाम्पल फ्लोएम है और ये मान लो जाइलम है और इनके बीच में अगर कैम्बियम हुआ तो दिस इज ओपन वैस्कुलर बंडल. और अगर इनके बीच में कुछ नहीं है तो ये क्लोज्ड कहलाएगा. तो कैम्बियम नहीं होने के कारण ये क्लोज होते हैं. तो इसका आंसर क्या हो गया, कैम्बियम इज एब्सेंट. 78 का B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. Roots play a significant role in absorption of water in Pistia क्योंकि एक aquatic plant है. Aquatic plant है इसलिए यहाँ पे root play a significant role in water absorption. तो 79 का A. एक और apple. क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं हम लोग. The cells of endodermis, ये हम लोग पढ़े थे जब हम लोग डाइपॉड स्टेम पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे कि एंडोडर्मिस का जो सेल होता है उसको स्टार्ची शीट कहते हैं क्योंकि उसमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है. इसीलिए 80 का हो गया B, बैड. 80 का B, बैड. क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं. The ring arrangement of vascular bundle is a characteristic of dipod stem. ये बुक का भी लाइन है और ये कहते हैं कि हम डाइपॉड स्टेम के बारे में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर इंटर एंड इंट्रावेस्कुलर और कैम्बियल रिंग लाइक स्ट्रक्चर डाइपॉड स्टेम में देखने को मिलेगा. तो 81 का A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. इंटरवेस्कुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम दीज सेल्स ऑफ मेडुलरी वेव. दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी वेव था. ठीक है, तो वो जो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी वेव है वो बनाते हैं इंटरवेस्कुलर कैम्बियम. तो आंसर हो गया 82 का A, एप्पल. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 83 नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 एज ऑफ a tree can be estimated by biomass, number of annual rings या diameter of its heartwood या its height and girth। तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ एनुअल रिंग। ये जो एनुअल रिंग होता है ये कल भी पढ़े थे हम लोग, किससे वाला था ये हमारा एनुअल रिंग है ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड। ठीक है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड मिल करके बनाते हैं एक साल में एनुअल रिंग। अगर हम लोग बात करें तो स्प्रिंग वुड लाइटर कलर का था और ऑटम वुड जो था वो डार्कर कलर का था, तो इसीलिए 83 का बी। क्वेश्चन नंबर 83 बी बैग। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। 84 लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज, लेंथ शेप स्ट्रक्चर, और ये किसमें इसका क्या काम होता है गैसियस एक्सचेंज। तो 84 का आंसर होगा बी फॉर बैग बी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, तो उसमें 4 to 6 जाइलम बंडल थे, मतलब वैस्कुलर बंडल थे। ठीक है, और इसमें पॉलीआर्क था, रेडियल अरेंजमेंट एंड पॉलीआर्क था, तो क्या होगा मोर जाइलम बंडल। तो 85 का सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 which part would be most suitable for raising virus free plants for micro propagation। तो मेरिस्टेम्स क्योंकि रैपिडली डिवाइड करते हैं इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेरिस्टेम्स आर मोस्ट suitable part for raising virus free plants। ठीक है, क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो 86 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ये डायग्राम जो है वो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम है। कैसे पता चला देख लेते हैं। एपिडर्मल दिख रहा है, हाइपोडर्मल दिख रहा है, ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है एंड वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड दिख रहा है। पेरिफेरल के छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं और सेंटर पे बड़े साइज के वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, और ये वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है एयर कैविटी बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये हो गया 87 का बी। 87 बी बैग बी। क्वेश्चन नंबर 88 water containing cavities in vascular bundle। अब मैं आंसर दिए मोनोकॉट रूट दैट इज मेल, मोनोकॉट दैट इज मेल। तो 88 का डी। क्वेश्चन नंबर 89 in an annual ring the wood which is lighter in color and has a lower density it is called spring wood या early wood। और अगर मुझसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछता कि वुड का डार्कर कलर है एंड हायर डेंसिटी है तो उसका आंसर हो जाता लेट वुड एंड ऑटम वुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 89 का डी फॉर डॉग, मतलब बोथ ए एंड बी। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 इन डाइकॉट रूट इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट टेक प्लेस इन पेरीसाइकिल। कल के लेक्चर में भी हम डिस्कस किए थे जब हम पेरीसाइकिल पढ़ रहे थे। तो पेरीसाइकिल का एक फंक्शन है यहाँ से लैटरल रूट का डेवलपमेंट होता है इन केस ऑफ डाइकॉट रूट जब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो 90 का हो गया डी।